रसायन विज्ञान में गणितीय विधियां भाग 6 मैथमेटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री। इस सीरीज का यह हमारा 6ठा वीडियो है। शुरू के 4 वीडियोस में हमने जाना था कि रसायन विज्ञान में जहां और जैसी आवश्यकता होती है उस तरह की हम गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं। रसायन विज्ञान में कई बार गणना करते समय हमें पूरे यथार्थ मान ज्ञात नहीं हो पाते हैं। उन यथार्थ मानों को ज्ञात करने के लिए हम गणितीय विधियों को प्रयुक्त करते हैं। उनमें प्रमुख है आलेख विधि और लघुत्तम माध्य वर्ग विधि। आलेख विधि में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो दो फलन होते हैं, जो दो फंक्शन होते हैं, उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके स्लोप यानी कि ढाल और अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से कई बार जो हमारे x और y की वैल्यूज हैं वह सारी की सारी जो सरल रेखा हम ग्राफ की खींचते हैं उस पर नहीं होते हैं। ऐसे में हम अंदाज से स्वेच्छा से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसमें कुछ बिंदु बाहर रह जाते हैं। ऐसे में कौन से बिंदु हमें यथार्थ मान देंगे और कौन से बिंदुओं से लाइन खींची जानी चाहिए यह सब तय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम स्लोप यानी कि ढाल और इंटरसेप्ट का मान निकाल लेते हैं। इनके कुछ आंकिक प्रश्नों पे हमने अपने भाग 5 में चर्चा की थी। अब एक बात आती है कि जब हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को काम में लेते हैं तो उनमें से कितने बिंदु ग्राफ से कितने दूर रह गए, उनका हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट आता है, इन सब चीजों के लिए हम सहसंबंध गुणांक की बात करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। सहसंबंध गुणांक की जो वैल्यू है उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाले हैं वह कितना हमारे सही रिजल्ट से कोरिलेटेड है। यदि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उस पे सारे बिंदु ये जो ग्राफ की जो सीधी रेखा है उसी पर ही हो, उसी पर लाई कर रहे हो, उसी पर उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 1 होता है। और ये एक कंडीशन लें कि कोई भी जो बिंदु है हमारा ग्राफ का वो रेखा के ऊपर नहीं है, उसके आसपास ही है, तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक का मान 0 होगा। सहसंबंध गुणांक R का जो सूत्र है वो यह स्क्रीन पर दिया गया है। Q की वैल्यू जो है सिग्मा yx, सिग्मा y, सिग्मा x अपॉन n और Z की वैल्यू सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x का होल स्क्वायर अपॉन n है। यहां यह ध्यान देना है कि सिग्मा x स्क्वायर मतलब x की सारी वैल्यूज का पहले स्क्वायर किया गया है फिर उनका सम किया गया है, जबकि सिग्मा x का होल स्क्वायर का अर्थ यह है कि पहले सारे x के मानों को जोड़ा गया है फिर उनका वर्ग किया गया है। और सरल रेखा का समीकरण अगर है तो w का मान जो स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित किया गया है वह सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन n। n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब जो अभी हमने चर्चा की R सहसंबंध गुणांक के मान की, इसके कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। यहाँ x और y की कुछ वैल्यूज, कुछ मान, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और अब हमें सहसंबंध गुणांक R का मान ज्ञात करना है। तो स्क्रीन पे जो आप एक सारणी टेबल देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि पहले कॉलम में हमने y के मान लिखे हैं और फिर उनका जोड़ कर लिया है, सिग्मा y निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरे कॉलम में हमने x के मान लिखे हैं और फिर लास्ट में उनका योग कर लिया है।
फिर हमने वाई एक्स भी निकाला है, और वाई एक्स यानी कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट, और फिर उनका सम कर लिया है। फिर एक्स के सारे मानों से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात की है, और फिर उन सब का सिग्मा ले लिया है। अब Q और Z के जो सूत्र हमने पढ़े थे, Q इक्वल्स टू सिग्मा वाई एक्स माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन यहाँ ऑब्जर्वेशंस के नंबर है। क्योंकि यहाँ हमने 5 फ्रैक्शन लिए हैं, तो इस अवस्था में n की वैल्यू 5 हो जाएगी। सिग्मा वाई एक्स की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं, 155 है। इसी तरह सिग्मा वाई की वैल्यू 23 और सिग्मा एक्स की वैल्यू 27.50 है। जब इन सारे मानों को Q के सूत्र में रखा तो हमारे लिए Q का मान आ जाता है। इसी तरह से हमने Z का मान भी निकाल लिया है। Z की वैल्यू आई है 51.0। अब W का मान निकालना है, तो उसका सूत्र हम जानते ही हैं कि सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। और जब इसको हमने सॉल्व किया है तो W की वैल्यू आई है 16.9, और इससे हमने फिर R की वैल्यू निकाल ली है जो कि 0.97 आया है। अब ये 0.97 एक के बहुत ही करीब है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ग्राफ में हमको जो पॉइंट्स जो बिंदु प्राप्त हुए वो तकरीबन सारे सीधी रेखा पर स्थित है। तो R का मान 1 आ जाए तो इसका अर्थ है कि सारे के सारे बिंदु उस सरल रेखा पर स्थित है, और जितना R का मान 1 के करीब होगा उतना यह होगा कि सारे बिंदु ग्राफ के तकरीबन आसपास ही है, और उतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें y और x की वैल्यू जो है वो यहाँ आप टेबल पे ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हमने फिर निकाल लिया है सिग्मा y, सिग्मा x, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स स्क्वायर। फिर जो फार्मूले हमने Q, Z और W के लिए काम में लिए थे, उन फार्मूला को काम में लिया तो हमने Q, Z और W की मान निकाल लिए हैं। अब इस Q, Z और W के मान से हम R का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें जो ऊपर की तरफ सारणी है उसमें प्रेक्षण दिया गया है, जिसमें D और T, D डिस्टेंस, T टाइम के आंकड़े डाटा दिए हैं, प्रेक्षण दिए गए हैं, और इन सब से हमें एक तो ग्राफ खींचना है, फिर हमें स्लोप निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है, R निकालना है, सहसंबंध गुणांक, सिग्मा CX, सिग्मा CY और सिग्मा F। सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो किस मान में कितना स्टैंडर्ड मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका हम मान ज्ञात करेंगे, और लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से हमें करना है। अगर हमें ये आलेख विधि से करना होता तो हम D और T के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते और उसका ढाल निकाल लेते। ढाल होता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चूंकि यहाँ हमारे मान D और T में है तो y हमारा जो ढाल है हो जाता d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। जबकि प्रश्न में हमें दिया है कि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए जो नीचे की सारणी में आप देख रहे होंगे कि हमने D निकाल, D की वैल्यूज दे रखी है, सिग्मा D हमने फाइंड कर लिया, D का हमने स्क्वायर किया तो D स्क्वायर के मान आ गए, इससे हमने सिग्मा D स्क्वायर निकाल लिया। T के मान दे रखे हैं प्रेक्षण सारे, उनके मान लिख के हमने उनका समीशन या योग सिग्मा T निकाल लिया है। D और T का प्रोडक्ट dt निकाल कर उसका सम कर लिया है, और T स्क्वायर के मान ज्ञात करके हमने सिग्मा T स्क्वायर निकाल लिया है। अब जो हमने ये निकाल ली वैल्यूज सिग्मा D स्क्वायर, सिग्मा T, सिग्मा dt, सिग्मा T स्क्वायर, इन मानों को किस तरह से सूत्र में रखते हैं ये देखते हैं। अब हमें ये पता है कि स्लोप निकालना है सबसे पहले, तो उसका मान होता है Q अपॉन Z। तो हमने Q और Z के वैल्यू निकाल ली है, तो Q और Z के जो मान है वह क्रमशः 16 और 14 है। सूत्र वही है जो हम पहले काम में लेते रहे। इसी तरह से हमने W का मान भी निकाल लिया है। तो ढाल होता है Q अपॉन Z, तो हमने ये स्लोप निकाल लिया है। यह हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। अगर हम आलेख विधि से भी ढाल का मान निकालेंगे कि d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, तो मोर और लेस
ढाल का मान यही आएगा। इसी तरह से हमने अंतःखंड निकाल लिया है। डी बार मतलब कि डी के जो सारे मान हैं उनको योग करें और फिर जो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन उससे डिवाइड कर दें, अर्थात सिग्मा डी अपॉन एल। माइनस ढाल मतलब स्लोप एम, उसका मान इंटू सिग्मा टी अपॉन एन। जब इन सारे वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो इंटरसेप्ट सी का मान 1.4 आता है। अगर हम आलेख विधि से भी इसका मान ज्ञात करेंगे इंटरसेप्ट का, कि हमारी ये सरल रेखा वाई एक्स को कहां पर काट रही है जहां की एक्स की वैल्यू 0 है, तो यह भी लगभग 1.4 ही आएगा। अब सहसंबंध गुणांक की बात करें कि r इक्वल्स टू जो फार्मूला अंडर द रूट क्यू स्क्वायर अपॉन जेड डब्ल्यू, जब इनका मान रखा तो r का वैल्यू आ रही है 0.96। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके कि जब r का मान लगभग 1 के आता है, इसके मतलब हमारा जो प्रेक्षण है वो सही है। तो यहाँ जो 0.96 वैल्यू आई है 1 के काफी करीब है, इसका अर्थ कि सारे बिंदु तकरीबन ग्राफ पर ही है। इसी तरह से हमने एक्स वाई और स्लोप में जो विचलन है सिग्मा सी एक्स, सिग्मा सी वाई और सिग्मा एम जो कि स्लोप में विचलन है, हमने वह ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार आप ये जान गए होंगे कि किस तरह से सहसंबंध गुणांक हम अपने किसी भी ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। और सहसंबंध गुणांक का मान यदि 1 आता है, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारे जो मान है वो बिल्कुल यथार्थ है। सहसंबंध गुणांक का मान r के जितना 1 के जितना 1 के जितना करीब होगा उतने हमारे प्रेक्षण सही होंगे। और सहसंबंध गुणांक r का शून्य मान ये बताता है कि सारे प्रेक्षण गलत है। धन्यवाद।